हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। तो आज के टॉपिक में ये पहला पार्ट रहेगा, भारत की जनगणना। जो हम 2011 की जनगणना उसको कवर करने वाले हैं, इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। तो इसी क्रम में आज का ये पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, भारत की जनगणना। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो जनगणना है ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, जनगणना का अर्थ क्या है। किसी देश के क्षेत्रफल में रहने वाली एक निश्चित वर्ग, जाति, धर्म विशेष की जनसंख्या का आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसका संकलन मतलब इकट्ठा करना, यही किसी देश की जनगणना कहलाती है ना। सेंसस मीन्स टू कलेक्ट, एनालाइज एंड कंपाइल इकोनॉमिक सोशल डाटा of the population of a certain class, caste, religion, और आप बोल सकते हो एरिया ऑफ कंट्री। मतलब किसी देश के भीतर रहने वाले एक निश्चित वर्ग, जाति, धर्म विशेष की जो जनसंख्या है, उसका आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, है ना। और इसके अलावा उसका संकलन करना, उसका कलेक्शन करना, यही किसी देश की जनगणना कहलाती है। और इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो सेंसस है 2011 का उसको। जैसा कि आप करंट में देखने वाले हैं, 18 माह में अब हमारी जो जनगणना है नई वाली आने वाली है, जैसा कि आप अभी न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट हैं, उनको कवर करते हैं। जैसे मुगल काल में, यानी जो मुगल पीरियड था उस समय, अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। यानी आप मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत में बात करेंगे तो आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में की गई। आधुनिक भारत में आधुनिक विश्व में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो जनगणना हुई वो 1749 में स्वीडन में की गई थी। द फर्स्ट सेंसस यूजिंग द मॉडर्न मेथड वाज कंडक्ट बाय स्वीडन। नेक्स्ट है 10 गणीय, जो 10 की जनगणना होती है, यानी हर 10 वर्ष में जनगणना होगी। इसकी शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की अमेरिका में सबसे पहले 1790 में, ठीक है, यूएसए 1719 में। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं। आगे भी कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट हैं, जैसे अब हम देखने वाले हैं जो हमारे फैक्ट हैं वो भारतीय जनगणना के संदर्भ में। हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 1824 में और बनारस में 1827 28 में जनगणना कराई गई थी। ठीक है। तो बाद में सबसे पहले इलाहाबाद में हुई 1824 में और बनारस में हुई 1827 से 28 में। करवाई किसने है? जेम्स प्रिंसेप द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, है ना। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्ट इन ढाका। ये सबसे पहले कहाँ की गई? ढाका में कराई गई। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा। कब? 1830 में। और ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी। तो अगर आपसे पूछा जाए एक भारतीय शहर की पहली पूरी जनगणना किस शहर में की गई थी, तो ढाका में। ठीक, कब? 1830 1830 में। इसके अलावा भारत में पहली अनियमित इरेगुलर जनगणना 1872 में हुई। यानी आप बोल सकते हो आधुनिक भारत की जो पहली जनगणना है बट इरेगुलर बेस पर, वो किसने कराई थी? मेयो ने करवाई थी 1872 में। ये ध्यान रखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना इसी को माना जाता है, लेकिन कैसी है ये? इरेगुलर है, अनियमित है। तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई, लेकिन वो अनियमित थी। और ये किसके समय में हुई? ये समय हुई मेयो के समय में। उसके बाद रेगुलर जनगणना जो होती है, अच्छा, भारत में प्रथम 10 की जो जनगणना हुई थी वो रिपन के समय, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट रेगुलर सेंसस। ठीक। भारत की पहली नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में होगी। ये किसके समय से शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई। ठीक। उसके बाद ये क्रमशः आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है जनगणना की प्रोसेस। जब प्रथम जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू सी प्लाउडेन। इनका नाम जरूर याद रखेंगे, प्लाउडेन का। ये प्रथम जनगणना आयुक्त माने जाते हैं, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बात करते हैं 2011 की जनगणना की। यह स्वतंत्र भारत की, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी ये 7वीं और देश की 15वीं जनगणना थी। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉइंट। अब कैसे, देखिए, आप सब जानते हैं 1881 से स्टार्ट होती है जनगणना, वो भी रेगुलर बेसिस पर। तो पहले 81 में हुई, 81 के बाद 1891, 91 के बाद 1901 में हुई, 1901 के बाद
11 में, 11 के बाद 21 में, 21 के बाद 31, 31 के बाद 41, फिर 51, फिर 61, फिर 71, 81, फिर 91 और फिर आता है 2001। 2001 के बाद 11। अब देखिए यहाँ से, तो पहली ये जनगणना हुई, दूसरे नंबर की 91 में, तीसरी ये फोर्थ नंबर की, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ नंबर, एट्थ, नाइन्थ, 10 नंबर पर ये हुई, 11, 12, 13, 14। अच्छा, 2000, 1991, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11। तो 2011 में जब जनगणना हुई है, अगर हम 81 को भी जोड़ेंगे तो 1981 से 91, दो, 91 के बाद 1901 में हुई, 1901 के बाद 1911 में, 1911 के बाद 1921, 1921 के बाद 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, उसके बाद 2001 और 2011 की जनगणना। ठीक, तो ये देश की 15वीं जनगणना थी। अच्छा, स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? तो हम 1947 में हुए स्वतंत्र, तो यहां से मानी जाएगी तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सात, ये सातवें नंबर की हमारी जो है जनगणना मानी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत की ये सातवें नंबर की थी। और अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ये भारत की 15वीं जनगणना मानी जाती है। क्लियर है ये सारे पॉइंट? चलिए, ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? दोस्तों ये है 17.5%, 17.5% है। जनसंख्या महान विभाजक वर्ष किसको माना जाता है? 1921, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वृद्धि हुई थी पहली बार, माइनस के 0.31%। ठीक है, यानी यहाँ पर जनगणना जो जनसंख्या है वो घटी थी, इसलिए इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर। और महाविस्फोट काल किसको कहा जाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पेरी। ये 1951 से 81 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई जनगणना को, इसलिए इसको विस्फोट काल कहा जाता है। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट, अब कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि जनगणना जो है दोस्तों ये केंद्र सूची का विषय है ना, सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट का है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है, ये समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है। समवर्ती सूची भारत सरकार के सूची में वह सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम और कानून बना सकती है, लेकिन किसी प्रकार के टकराव में जो संघ का कानून है उसको मान्यता दी जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 में बना। नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो आप बताओगे 15 फरवरी 2000 को जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसको अनाउंस किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत ही है, और इसने 1952 में परिवार नियोजन यानी जो फैमिली प्लानिंग होती है उसको लागू किया था। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक सिंबल क्या है? तो दोस्तों लाल रंग का एक उल्टा त्रिभुज है ना, रेड कलर्ड इन्वर्टेड ट्रायंगल। अभी दिखाएंगे आपको, देखिए जो रेड कलर का ये है वो लोगो। ठीक, लाल कलर का इन्वर्ट जो है त्रिभुज है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को दर्शाया गया है। पुरुष और महिला को येलो कलर से और बच्चे को रेड कलर से दर्शाया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, ये 13 फरवरी 2003 को गठित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है। लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा का जो प्रतिपादन है ये किसने किया? अमर्त्य सेन ने किया, है ना। तो आप बताओगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेनिशिंग वुमेन, ये बताया था अमर्त्य सेन ने। और मानव पूंजी निर्माण की धारणा किसने? कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये TW सुल्ज ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये सी चंद्रमौली साहब हैं, जो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त रहे थे ना। ये लोगो रहा है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ पे बताया गया, और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात की, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी चीजें आप देखेंगे। नेक्स्ट, ये फैमिली प्लानिंग का वो है फ्रंट जो होता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना, अब इसके बारे में सारे कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े केंद्रीय गृह सचिव उस समय कौन थे? श्री GK पिल्लई। और उस समय के जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्रमौली, जिनका अभी हमने ये इमेज देखा, ये श्री चंद्रमौली साहब हैं। ठीक, तो श्री चंद्रमौली द्वारा जारी किए गए। तो आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे
वो किस किसने इशू किए थे, जारी किए थे? तो आप बताओगे गृह सचिव, जो उस समय यूनियन होम सेक्रेटरी थे, जी के पिल्लई साहब। और रजिस्ट्रार जनरल उस समय के जनगणना थे सी चंद्रमौली जी। उन्होंने इसको सबसे पहले जारी किया था। जनगणना आयुक्त, तो यहाँ पर आंसर सी चंद्रमौली साहब। उस समय का मस्कट क्या था? प्रगणक शिक्षिका, एन्यूमेटर्स टीचर, है ना? ये जो है जारी किया था उस समय हमारे जो जनगणना आयुक्त रहे हैं सी चंद्रमौली साहब और चिदम्बरम साहब ने। ठीक। नारा देखेंगे उस समय का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। भारत का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो आप बताओगे 1 अरब 21 करोड़। मतलब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573। ये इसको हम 121 करोड़ बोल देते हैं सामान्यतः। ठीक। इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8%। अब देखिए, या तो आप ग्रामीण याद रख लीजिए या शहरी, कोई एक को याद रख लीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि टोटल होता है 100%। अब 100% में से मान लीजिए आपने ग्रामीण याद रख लिए कि 68.8%, तो रिमेन 100% में से कितना बचा हुआ है? आप बताएंगे 31.2%। तो ये कौन हो जाएंगे? ये शहरी हो जाएंगे। और अगर शहरी याद रख लोगे तो ग्रामीण याद हो जाएगा, जैसा अभी आपको करना हो। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। और शहरी जनसंख्या 31.2%, अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है। वहीं पर हम डिकेडल ग्रोथ अगर देखते हैं, 10 की वृद्धि दर देखते हैं, तो ये हुई है 17.7%। यानी 2001 के बाद जो 2011 में 10 की वृद्धि दर हुई है, वो कितना परसेंट हुआ है? तो आप बताएंगे 17.7% हुई। इनमें पुरुष में कितनी वृद्धि हुई है? तो 17.19%। और महिलाओं में हुई है 18.12% का वृद्धि। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सारे फैक्ट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही है। जैसे पुरुष जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 623.72 मिलियन। यानी पूरी जनसंख्या का 51.54% क्या है? मेल। अब 51.54% मेल हैं, तो 48.46% होगी महिलाओं की जनसंख्या, जो कि 586.46 मिलियन है। जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनकी संख्या है 158.8 मिलियन। लिंगानुपात अकॉर्डिंग टू 2011 943 है। यानी प्रति 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो लिंगानुपात। ठीक। भारत का है ये। शिशु लिंगानुपात देखेंगे तो 919 है। यानी 1,000 पर 919 जो बच्ची होंगी वो। इनमें ग्रामीणों में है 923 और शहर में है 905। देखिए, ग्रामीण गांव में अच्छी स्थिति है एज कम्पेयर टू शहर, जबकि हम शहर में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इससे अच्छी स्थिति गांव की है, 923। ठीक। साक्षरता दर है 74.04%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट है 70.4%। ये याद रखना है। इसमें पुरुष जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? 80.9%। और फीमेल का कितना है? 64.6%। ये याद रखेंगे। महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर। दोस्तों, भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपको 382 व्यक्ति मिल जाएंगे। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। अब देखते हैं हम सर्वाधिक आबादी वाले राज्य। देखिए, यहाँ पर जब पूछा गया है कि सर्वाधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, फिर सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर थर्ड नंबर पे आता है बिहार, फोर्थ नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो आप चार क्रम से याद रखेंगे केवल। इनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा आबादी है यूपी में, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की न्यूनतम आबादी। यहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, तो सबसे कम है सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में और फिर नागालैंड। नहीं, सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो हमारा राज्य है वो सिक्किम है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य हमारा यूपी है। इसी प्रकार से हम यूनियन टेरिटरी देखते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। और मिनिमम यहाँ जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है वो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट को हमें बहुत गौर से देखना है और समझना है। देखिए, 1911 से लेके 2011 तक की आपको ये जनगणना का पूरा चार्ट बना हुआ है, जिसमें जनसंख्या 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर और प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए,
1911 में, अच्छा ये जनसंख्या करोड़ में है, 25.20 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, जो 1921 में बढ़ के 25.13% हुई। अब देखिए, 25 तो से मैं 20 थी पहले और 13, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ऋणात्मक वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अगर 20 से 25 होता तो ये पॉजिटिव ग्रोथ हुई, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वृद्धि हुई। अच्छा, 10 की वृद्धि दर देखेंगे तो 1.36 करोड़ से घटकर कितना हो गया, 0.07। यानी हम कह सकते हैं 1911 के बाद 1921 में जो जनगणना में वृद्धि हुई है वो निगेटिव हुई है। और 10 की वृद्धि दर में नकारात्मक कितना आया, माइनस का 0.31%। ये याद रख, अगर आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई, तो आपका जवाब होगा 1921 की जनगणना में। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए, 1931 में 27.89 करोड़, 31.86 करोड़, 36 दशमलव, ये सब बढ़ती चली आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। यहाँ पर देखेंगे 1991 में, अच्छा ये देखिए, 102 करोड़ से यहाँ पर 121 करोड़ हुई, यानी कितनी वृद्धि हुई, 18.18%। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 84 करोड़ से सीधा हुआ है 102, यानी 18.23%। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर आपको कहाँ देखने को मिलती है, यानी करोड़ में सबसे ज्यादा कहाँ पर बढ़े हुए हैं, तो आपका जवाब होगा 2001 की जनगणना में, क्योंकि 1991 में 84 करोड़ थे, वहीं बढ़कर सीधे कितना हुआ है, 102 करोड़, यानी 18.23 करोड़ की वृद्धि हुई है। वहां पर 2011 में कितनी हुई है, 18.18%। यानी 2001 में जनगणना वृद्धि जो 10 की वृद्धि थी वो कितनी थी, 21.54। वहीं 2011 में बढ़ के कितनी हुई है, 17.70, यानी घटी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 2001 की जनगणना में बढ़ा हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पूरा सीक्वेंस है 10 की वृद्धि दर के अकॉर्डिंग। अब लीगल बेसिस ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना का हम वैधानिक आधार पर नजर डालते हैं कि जो हमारा लीगल बेस है वो क्या है जनगणना का। तो देखिए, जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ठीक है, द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम को उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा पेश किया गया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 246, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 246 के तहत जनगणना जो है वो संघ का विषय है, यूनियन का सब्जेक्ट है। ये आप ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल के तहत है, 246 के तहत। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। थोड़ा और गहराई का फैक्ट है, बस आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, 10 की जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमारा डिकेनियल सेंसस होता है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके द्वारा किया जाता है। और सबसे लास्ट फैक्ट है हमारा, 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई है। ये पॉइंट याद रखेंगे। टिल द ईयर ऑफ 1951 सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एन एड हॉक बेसिस फॉर एवरी सेंसस। ठीक है, तो तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की जाती है। कब से, ये 1951 से, कुछ समय के लिए। ठीक है, कब तक के लिए, तो आप बताओगे टिल द ईयर ऑफ 1951, 1951 की जो जनगणना है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड पार्ट ये स्टेट होता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे परिभाषा क्या है, तो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाला धनात्मक या ऋणात्मक। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का मतलब, जो यहाँ पर अपना टॉपिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ना ही। अगर जनसंख्या घटती भी है तो उसको हम नकारात्मक वृद्धि बोल देते हैं, लेकिन वृद्धि कहलाती है ये। तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है अगर किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में, तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यही पॉइंट इसमें बताएंगे। यदि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और अगर कमी होती है तो इसको ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, द पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स
ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो ध्यान रखना ये कहलाती है आपका पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर ये डिक्रीज होती है तो ये कहलाती है नेगेटिव ग्रोथ। क्लियर है? चलिए, अब वर्तमान में जो विश्व के अधिकांश देश हैं, और इनमें भी विकासशील देशों की अगर हम बात करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट आप याद रखें। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, इसका हमने डेफिनेशन देखा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि का क्या फॉर्मूला होगा वो देखिए आप। इसका फॉर्मूला है कि जो प्रेजेंट यानी करंट पॉपुलेशन है, उसमें से माइनस कर देना है आपको प्रीवियस पॉपुलेशन, पूर्व जनसंख्या। तो आपको क्या मिल जाएगा, जनसंख्या वृद्धि पता चल जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या में से पूर्व जनसंख्या घटाइए और पूर्व जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की गणना प्रायः 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। इसको बोलते हैं हम 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की परिभाषा क्या बनेगी, किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, है ना। परसेंटेज इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री रीजन ओवर 10 ईयर। इसका भी फॉर्मूला क्या है, वर्तमान दशक की जनसंख्या और पूर्व दशक की जनसंख्या को माइनस करेंगे, और पूर्व दशक की जनसंख्या से डिवाइड करके 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये 10 की वृद्धि दर निकल के आ जाएगी सामने। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए वर्तमान दशक की जनसंख्या मान लीजिए 200 है, और पूर्व दशक की कितनी थी, मान लीजिए पूर्व दशक की थी 50, और फिर इसका भाग देना है पूर्व दशक से 50 से, और फिर गुणा कर देना है 100 का। अब देखिए 200 में से 50 जाएगा तो 150 बचेगा, 150 का भाग देंगे हम 50 से और गुणा करेंगे 100 से, तो ये, और यहाँ से जाएगा ये 20 बार, और यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे तो 300 आ जाएगा ये। ठीक, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब हमें देखना है 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की 10 की वृद्धि दर है 17.7। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है, 1.64%। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से। तो देखिए, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले पूछ रहा है यहाँ पर, वहां पर पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो वृद्धि दर किसमें हुई है, मेघालय में, देन अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, और फिर मणिपुर में। ये याद रखना है चारों। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से, तो सबसे कम वृद्धि हुई है नागालैंड में, माइनस के 0.6, देन केरल, देन गोवा, देन आंध्र प्रदेश। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर, तो दादर नागर हवेली में हुआ है 55.9, और दमन दीव में 53.8%। वहीं पर हम केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम देखेंगे तो सबसे कम लक्षद्वीप में, देन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच में देखने को मिली है 24.8%। ठीक है। जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1911 से 21 के बीच में, जो भी हमने चार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, माइनस का 0.31। मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं 20.3% की वृद्धि हुई है। इस तरह से हम 9वें स्थान पर हैं पूरे वर्ल्ड में। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी तक के लिए आप इतने को रिवाइज करेंगे। इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे जो कि सेंसस से जुड़े होंगे, और देन उसी वीडियो में हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।